नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अब तक हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यह देखा कि कैसे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना है, एक्सेलरेशन का पोजीशन और टाइम से इंडिपेंडेंट होना है। एंड देन तीन फंडामेंटल इक्वेशंस को देखा कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिफरेंट इंस्टेंसेस पर कोरिलेटेड है, कैसे वो क्वांटिटीज पुट की जाती हैं, वो क्या है सिंपल लैंग्वेज में। जब कोई डेटा हमें देगा तो हमें भरना क्या है उस इक्वेशन में, यह हमें पता चलना चाहिए। और क्योंकि कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो साइन क्या लगेगा वो साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करेगा, और कैसे साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है वो हमने कुछ 24-25 एग्जांपल्स को इस तरीके से देखा कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एंड वी हैव टेकन इट टू अ डिफिकल्ट वन। तो यहां पर हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो क्वेश्चन से और फिर एक कन्वेंशन के तौर पर डायरेक्शन अपने आप चूज करके पुट किया। लेकिन अब हम जिस टॉपिक में एंटर कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन ब्रेक लगाने से नहीं पैदा हो रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन गाड़ी के इंजन की वजह से पैदा नहीं हो रहा है, वहां एक्सेलरेशन धक्का देने की वजह से नहीं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करके फिर पूछो कितना है वैल्यू, उससे नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी नोन बिकॉज नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, because it is the acceleration which is generated due to the gravitation pull of earth। जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पैदा हुआ एक एक्सेलरेशन है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस मास के ऊपर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन अभी कौन पैदा कर रहा है? अर्थ। लेट्स डिफाइन इट। व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी इज द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। धरती का जो पुल है खाली वही एकमात्र फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और कोई नहीं। एंड साथ ही साथ प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, इज्जत के लिए नहीं दे रहे हैं, ये जी सिंबल है और स्मॉल जी है, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कैपिटल जी दिख गया तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए, ये अलग है। इज्जत इसे भी देंगे लेकिन अलग तरीके से देंगे। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज कांस्टेंट और वो हमेशा डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड है। सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली यू कैन टेक इट। सो अगर यहां पर एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस देखें कि जिस ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसीडर किया गया है, अगर उस ऑब्जेक्ट को बदल भी दिया जाए बस भाई, तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज कांस्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू ली जाती है, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एंड इफ यू आर टेकिंग द एवरेज वैल्यू व्हिच इज जनरली प्रेवलेंट, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी एक्सेलरेशन लगता है, आपने कहा कि वो उसकी एक वैल्यू है, वो हर जगह सेम रहेगी। 3 ऑब्जेक्ट आपने अपने हाथ में उठाए, उसके बाद आपकी क्षमता और ऑब्जेक्ट उठाने की खत्म हो चुकी थी, तो आपने वो 3 ऑब्जेक्ट को कहा कि इन पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी सेम, द फोर्स विल बी डिफरेंट बट द सी लेट्स कीप असाइड द फोर्स फैक्टर, वो थोड़ा साइड पे रख, क्योंकि फिर हम ग्रेविटेशन में चले जाएंगे और वो बहुत बड़ी छलांग होगी यहां से उस चैप्टर तक की। बट क्या हम जहां बैठे हैं, हम जहां पर हैं, जिस जगह पर आप होंगे किसी जगह पर, वहां अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके हाथ पे रख दिए जाएं तो क्या इन पे लगने वाला एक्सेलरेशन सेम होगा? आप एक हाथी को उठाकर और एक चिंटू को मत फेंकिएगा, चींटी को फेंकिएगा। तो अगर एक हाथी और चींटी को उठाकर किसी पहाड़ की खाई से फेंक दिया जाए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या वो साथ में जमीन पर पहुंचेंगे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। आपके आसपास एयर रेजिस्टेंस है, हवा है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो मक्खन की तरह तो नहीं दौड़ेगा। तो एयर रेजिस्टेंस क्या है? इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहली बात, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, ऑपोजिट एक्ट करता है। एंड अराइजेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद द सरफेस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर ड्रॉप किया है, मान लीजिए 2 अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन होगा एयर मॉलिक्यूल्स का आसपास जो प्रेजेंट, अरे वैक्यूम थोड़ी है भैया, जिंदा हो ना, है कि नहीं? शारीरिक तौर पर तो हो ही कम से कम, ठीक। तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं अगर ये गिराए जाएं और आसपास के एयर मॉलिक्यूल से ये कोलाइड करें तो वहां पर इन ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होगा, सॉरी लाल रंग से, तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? नीचे। और इस पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो एग्जांपल नंबर 6, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड बना लेते हैं भैया रेफरेंस के लिए, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u मीटर प्रति सेकंड। तो u मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल को थ्रो किया गया है t इक्वल टू 0 ग्राउंड से। देन टेकिंग g एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g एक्ट कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी इन टर्म्स ऑफ u एंड g। यानी इसका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी का मीनिंग क्या हुआ भैया? देखिए, पार्टिकल को फेंका है, ये जा रहा है, 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 स्पीड कम हुई, ये 0 हुआ। अब पार्टिकल पलट के उसका मूड बदल गया, अब वो नीचे, मूड क्या बदल गया, मतलब नीचे आ रहा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया और ये ग्राउंड पे आकर धड़ाम दे टकराया और वहीं पसर गया, होपफुली, अगर बाउंस नहीं किया तो छोड़ दे। तो अपवर्ड जर्नी, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये वाला पॉइंट है ए, यहां पर ये वाला पॉइंट
बी, फिर ये बी, ये दोबारा ए से बी अपवर्ड, बी से ए डाउनवर्ड। और ध्यान से देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन पलट गया, वो हमने देख लिया क्यों ऐसा होता है, ए इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन, वो सब देखा हमने। तो अब अगर मान लीजिए ये पूरा मैक्सिमम हाइट h है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट h, तो वो कह रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी, मतलब अपवर्ड जर्नी का आधा कर लीजिए फर्स्ट हाफ कहलाएगा और उसके बाद सेकंड हाफ कहलाएगा। तो ये जो पूरा है इसका है t, ये चाहिए हमको, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी। समझना जरूरी है भैया, क्योंकि पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मोमेंटरी रेस्ट हुआ, 0 आया और वो पलट के नीचे आने लगा ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मोशन। तो जो गया है वो आएगा। अब ऐसे केस में डाउनवर्ड जर्नी की बात हो रही है कि अपवर्ड जर्नी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझिए कि साइकोलॉजिकली आप किसी एग्जाम के बारे में सोचें, घर पे पसर के किसी सोफे पे या किसी बेड पर ऐसा औंधे पलट आप इसे पढ़े हों और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, उस स्थिति में नहीं, उस पॉइंट का सोचिए जब आपका साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, यानी एग्जाम सिचुएशन है, तब आपसे इस छोटी सी बात पर फोकस शायद ना रहे कि अपवर्ड की बात कर रहा है कि डाउनवर्ड, तो आप निकाल दें और फिर निकल जाए क्या सिलेक्शन के चांसेस। इसीलिए इस छोटी सी बात पर भी एम्फेसिस करना बहुत जरूरी है पढ़ाते वक्त, और मैं पढ़ा रहा हूं। ये एग्जांपल्स का मतलब है आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड। इफ यू हैव ऑलरेडी लर्नड एवरीथिंग देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टेकिंग क्वेश्चंस। अभी सीख रहे हैं तो समय मैं सॉल्व करते वक्त समय भी खूब दूंगा, ठीक है, तरीका है, स्पीड बढ़ाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट अभी सिखाना मेन पर्पस है। तो अब यहां जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड, इसलिए इधर उधर की बातें भी होंगी भाई, क्वेश्चन से रिलेटेड अनरिलेटेड जो उसमें दी हैं वो भी, जो नहीं दी वो भी। तो यहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी h/2 चलने के लिए टाइम लगेगा t, और वो कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल टाइम a से b तक का कितना लगेगा, टोटल जर्नी जो कर रहा है, तो वो तो है भैया टाइम ऑफ एसेंट, और वो अपने को पहले से पता है u/g के बराबर लगता है, ठीक है। तो हम टाइम ऑफ एसेंट जानते हैं u/g, यानी टोटल टाइम a टू b का पता है। बट मान लीजिए हमें वो फर्स्ट हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी को a से c कह देना है, तो हमें तो टाइम चाहिए a से c का। अब a से c का टाइम कैसे निकलेगा, तो उसको नाम दिया हमने टाइम t1, वो टाइम चाहिए हमें। हमारा तो सवाल तो वही है भैया, वो समय चाहिए हमें, तो चलो इसको t1 यहाँ पे मतलब यहाँ भी t1 लिख देते हैं, तो अपने को t1 चाहिए। अच्छा जी ठीक है, बहुत खुशी की बात है। बट ये t1 निकालने के लिए टोटल टाइम ऑफ जर्नी है अपने पास a से b तक का है, तो अगर किसी तरह से c से b तक का टाइम निकल जाए तो अपना जुगाड़ बैठ जाएगा। अच्छा, अब c से b तक का टाइम निकालने में प्रॉब्लम क्या है कि सर देखिए C से B जाते वक्त जब C से B होगा, C मतलब वो मिड पॉइंट है, C से B, B से C, ठीक है, C से B का मतलब है सेकेंड हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी। क्या बोला मैंने, सेकेंड हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी, C से B। यही अगर कोई B से C कहे, भैया B से C कहे, तो वो है फर्स्ट हाफ ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी। हाथ चलाना बंद करो सर, फोकस जा रहा, ओके। तो वो सेकंड हाफ ऑफ दी, और बाद वाला क्या बोला, फर्स्ट हाफ ऑफ दी। लेकिन जब सेकंड हाफ बोला तो अपवर्ड जर्नी की बात हो रही थी, जब फर्स्ट हाफ बोला तो डाउनवर्ड जर्नी की बात हो रही थी। अच्छा, दोनों का समय क्या होगा, सेम। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम सी टू बी, सेकंड हाफ ऑफ द मतलब जो आपका अपवर्ड जर्नी, एंड बी टू सी विच इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी विल बी सेम। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को सॉल्व जब कर रहे हैं, व्हेन वी आर सॉल्विंग, तो क्या कर रहे हैं अपने, सिंपल अपन उसको B से C सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। अच्छा क्यों सर, क्यों ऐसा किया आपने, डाउनवर्ड जर्नी का फर्स्ट हाफ क्यों लिया? सिंपल रीजन है भैया, क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी का जब मैं फर्स्ट हाफ सॉल्व करूंगा तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 बन जाएगी, बिकॉज ये वो मोमेंट है जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन पलटता है, और उसके लिए उसे मोमेंट्री रेस्ट पर आना नेसेसरी, जरूरी, अनिवार्य है। तो उस पॉइंट पर 0 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या मेरी मुंडी के पीछे छुप रहा है, हाँ थोड़ा सा, देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आदत है बीच में आने की, ठीक है, बड़ी आदत काम आएगी आपको, रुकिएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, अब u तो 0 है सर, यहां पे आपने साइन कन्वेंशन तो बात ही नहीं की। अच्छा ठीक है बाबू, ले लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो अपन क्या करेंगे भैया, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, सिंपल। क्यों, क्योंकि अपने बी से सी सॉल्व कर रहे हैं, अपने को अभी बाकी चिंता है ही नहीं। क्या अपने स्टार्टिंग से मोशन को सॉल्व कर रहे हैं, जब से थ्रो किया था अपवर्ड, वो ग्राउंड से फेंका तब से कर रहे हैं, नहीं। अपन तो भैया वो हाईएस्ट पॉइंट से सी पॉइंट यानी मिड पॉइंट तक आने का कर रहे हैं, अपने को वो टाइम चाहिए। अपने को क्या, तो अगर अपने उस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो यू हो गया 0 और डाउनवर्ड मान लिया पॉजिटिव, इज 0 इंटू टी।
प्लस हाफ ए की जगह बोलिए क्या लिखा जाएगा भैया, प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा प्लस जी क्यों लिखा सर, अभी तक तो हमने अपवर्ड पॉजिटिव माना, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, अरे अभी भी वही है भैया, लेकिन क्या इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपने कैलकुलेशन में अपने अपने जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्या उस इक्वेशन के रेंज में रखा है, नहीं। तो हम तो भैया जहां से पलटा है वहां शुरू कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड मान पॉजिटिव लिख प्लस जी। अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो यानी एस, अच्छा एस कितना है सर, एस है h/2 और जे हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये टाइम निकाल लेते हैं भैया। अच्छा ये टाइम निकालने में अब दिक्कत क्या है सर जी कि h जो है वो तो कहीं हैया नहीं है, यहां कहां लिखा है h, आंसर चाहिए यू और जी के टर्म में। मैं लिखूं जल्दी से, आप बताना सही लिख रहा है मास्टर गलत लिख रहा है। यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g 3g 4g 5g, भाई साहब बहुत स्कैम है, मतलब यू स्क्वायर बाय 2g h है। अब h जो है वो यू स्क्वायर बाय 2g है, तो क्या हम यू स्क्वायर बाय 2g को यहां नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यू स्क्वायर बाय 2g पुट किया, नीचे बाय 2 है, इधर लिखा हाफ जी टी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये 2 ने ये 2 को काट दिया और t चाहिए था हमको, t वी वांटेड t, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर बाय 2g स्क्वायर, क्या आएगा यू स्क्वायर बाय 2g स्क्वायर। कुछ छुपा तो नहीं वैसे आप, हाँ ठीक, कंटिन्यूटी मेंटेन, मतलब वो क्या है पीछे अगर कुछ रह जाए इसके चेयर के पीछे तो हमको बुरा लगता है, और कनेक्शन मिटेगा नहीं ना भैया, ठीक है मिटेगा तो कुछ दिक्कत है, मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाय 2g स्क्वायर इज टी स्क्वायर, इसका रूट ले लें, क्या आएगा भैया जल्दी से लिख लें, तो t की वैल्यू आएगी u बाय जी, इधर आएगा √2, ठीक है। अच्छा टाइम ऑफ एसेंट कितना था, वो था u बाय जी। तो हमने ये जो टाइम निकाला है सर ये तो फर्स्ट हाफ ऑफ डाउनवर्ड जर्नी है, फर्स्ट हाफ ऑफ डाउनवर्ड जर्नी है, और हमें टाइम जो चाहिए था वो तो सेकेंड हाफ ऑफ अपवर्ड चाहिए, वो तो सेम ही होता है, यही तो है सेकेंड हाफ ऑफ अपवर्ड के बराबर होगा टाइम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा लाल गोले पे फोकस करिएगा, यहां से यहां तक का टाइम है और ये टोटल टाइम है, तो माइनस करने से ये नहीं मिल जाएगा, अरे बिल्कुल मिल जाएगा, तो कर दीजिए खुशी खुशी माइनस, दुख भी हो तो कोई नहीं कर तो दीजिए ही। तो वो जो टाइम हमें चाहिए था t1 वो हो जाएगा u बाय जी माइनस यू बाय √2g, अगर कोई u बाय जी को कॉमन ले ले तो आंसर आएगा 1 माइनस 1 बाय √2, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां से पूरी हो गई, इतना चलिए ठीक है सर, ये एक तरीका हुआ, और मैं चाहता था कि भाई ये सारी बातें हों बीच बीच में, ये सारी चीजें हों और इन पे इतना स्ट्रेस दिया जाए ना कि दिमाग में बैठ जाएंगे, लेकिन बार बार बैठना पड़ेगा, या तो आप लगे रहें और खुद फील कर लें, अलग बात है, ठीक है। अच्छा एक तरीका और कर सकते थे, मान लो ये पूरा जर्नी है और हमें जो टाइम चाहिए वो तो ये वाला चाहिए भैया, फर्स्ट हाफ। अच्छा यहां वेलोसिटी कितनी थी u, यहां हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है 0। सर हमने एक केस जो आपने ट्रेन वाला केस बताया था वो पिछले वाले में, तो वो ट्रेन वाले केस में हमने मिड पॉइंट वेलोसिटी फाइंड की थी, वो हमने कर रखा है ट्रेन वाला मिड पॉइंट वाला। तो अपने को पता है कि ऐसा अगर जर्नी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और ये नीचे, अपने को पता है भाई ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ये जो आपका, और जो उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अगर कोई मिड पॉइंट वेलोसिटी पूछे तो ये मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 और होल रूट ले लेने का। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, उसमें कोई शक नहीं, दिया है क्वेश्चन नहीं दिया है। फाइनल कितना है भैया 0, सर आप टेढ़ा काय लिख रहे हो, मजा आ रहा था, ठीक है अब नहीं लिखेंगे, बाय 2। इसको अगर सॉल्व कर लें तो कितना आएगा बताना भाई, रूट लेंगे इसका तो आएगा u बाय √2, है कि नहीं। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई भैया u बाय √2, यानी इनिशियल u फाइनल 0 और मिड पॉइंट की वेलोसिटी u बाय √2 आ गई फॉर्मूला से, ये vm था मिड पॉइंट वेलोसिटी। अच्छा सिंपल, इसको नाम दिया a, इसको नाम दिया b। देखना भाई मैं a से b सॉल्व कर रहा हूं, a से b इक्वेशन लगाया v इज इक्वल टू u प्लस at और a से b लगा रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी है u बाय √2 और अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा। सर पिछले वाले में तो डाउनवर्ड पॉजिटिव माना था, अबे ये अलग है भाई, तरीका बता रहा हूं, अगर इसी को जल्दी सॉल्व करना होता और रिजल्ट्स याद होते कुछ कुछ चीजें, और रटने से नहीं होगा, डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनी रिजल्ट। फिजिक्स में रिजल्ट मेमोराइज करने वाला गधा है कि नोटबुक पे लिख लिख के शॉर्ट नोट्स बना बना के रात दिन लगा हुआ है रिजल्ट रटने में, अबे ऐसा होता है क्या, निमोनिक बना के दे दिया किसी ने कि सर ये तरीका है आसान रिजल्ट याद करने का, फिजिक्स है ये, निमोनिक लेके क्या करिएगा, निमोनिया हो जाएगा और काम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप रिजल्ट याद रखने में, जब मैं बोलता हूं याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंशनली मेमोराइज करने बैठिए, इतने सवाल लगाइए कि वो आपके हैबिट में आ जाए, ठीक है। अब u बाय √2 फाइनल वेलोसिटी है और अपवर्ड की तरफ हमने पॉजिटिव माना है, u, अच्छा a की जगह क्या लिखेंगे सर, माइनस जी लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो हम
इस वाले तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और हम इनिशियल से इस पॉइंट तक जा रहे हैं। अरे वो वेलोसिटी नहीं पता थी, इसलिए हमने पलट के आने के बाद का टाइम यूज किया जीरो वेलोसिटी को इंक्लूड करने के लिए, बट अब तो हमें पता है फॉर्मूला, तो हमने लगाया। अच्छा, इससे टी निकाला तो कितना आएगा भैया, तो आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, वो आएगा u माइनस यू बाय रूट टू, और वहां से t गायब कर देंगे तो 1 बाय जी, ठीक है। इसको रीअरेंज किया तो ये बनेगा u बाय जी 1 माइनस 1 बाय रूट टू। टाइम इससे भी आ सकता था, लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी कि ये, और मैं फिर से कह रहा हूं, आई एम राइट नाउ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। मेरा पर्पस सिर्फ 60 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगा देना नहीं है, वो भी होगा, वो भी करेंगे, बट अभी मेरा पर्पस है एकदम एलैबोरेटेड तरीके से हर एक चीज पर आपका फोकस, तवज्जो रखवाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द, अच्छा ऐसा एक सवाल हमने उसमें भी किया था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक वाले में भी एक्सेलरेशन आर्टिफिशियली पैदा किया जा रहा था, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले यह है पार्टिकल अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो कहीं से फेंक ही रहे होंगे, फेंकना कहीं से तो शुरू होता है। इफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द थर्ड एंड फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन आर इक्वल, मतलब देखिए आपने पार्टिकल लिया और ये उठाकर पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, पार्टिकल गया एक पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक, और जे यहां से पार्टिकल पलटकर वापस आ गया। अब क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, और फाइनल क्या कह रहे हैं भैया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। अब देखिए हमारे पास और कोई डेटा तो है नहीं इस सवाल में, और ना वहां था, ना उसने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, ना, अरे आप सोचिए वहां तो उसने एक्सेलरेशन ए दे के छोड़ दिया था, यहां तो फिर भी कम से कम जी है, कर कुछ नहीं लेंगे तो भी, ठीक है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां नहीं था यहां भी नहीं पड़ेगा, बस ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और ये हमको मालूम है कि भैया जब पार्टिकल थ्रो कर दिया तो खाली ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं, इसका मतलब उसको बोलिए टाटा, और यहां सीधा सीधा क्वेश्चन लगाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम पे, ठीक है। एक सवाल फेंकूंगा मैं आपकी तरफ, क्या लिफ्ट जो आप सोसाइटीज में लिफ्ट वापरते हैं, यूज करते हैं एक माले से दूसरे माले जाने के लिए या नीचे कहीं आने के लिए, जिसके लिए भी यूज कर रहा हूं, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी लिफ्ट है, होपफुली यूज इन अ राइट वे, तो वो जो लिफ्ट आप यूज कर रहे हैं मुझे बताइए वो मोशन अंडर ग्रेविटी है या नहीं। अभी मैंने एक शब्द नहीं बोला है फ्री फॉल, इस पे चर्चा नहीं हुई, फ्री फॉल क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है भैया। इफ यू आर निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस एंड यू आर अलाउइंग द ऑब्जेक्ट टू मूव ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी, तीन नहीं एक ही है, एम्फेसिस। तो अब यहां आपका जो पर्टिकुलर पार्टिकल होगा, जो भी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, वो फ्री फॉल कर रहा होगा या मोशन अंडर ग्रेविटी। बट मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि लिफ्ट का जो मोशन है क्या वो मोशन अंडर ग्रेविटी है? आंसर आप सोच लीजिएगा, ठीक है। मैं भूल जाऊं इस सवाल को आंसर करना तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, बट मैं भूलूंगा नहीं, आई नो, ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, फिर भी देखते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाते हैं, ये हम वहां भी कर चुके हैं, जो अपने जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक वाला किया था वहां पर भी अपने इस बात पर चर्चा पहले से हो रखी है, दोबारा से इस क्वेश्चन को लिया बिकॉज सेम चीज है, बस वहां हॉरिजॉन्टल यहां वर्टिकल में है। बट मेरा कहने का मतलब है कि जो लिफ्ट का मोशन है क्या वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी सोचिएगा, ठीक। अब रही बात यहां पर इस सवाल में, तो इसने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड ऑफ मोशन आर इक्वल, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मतलब टोटल टाइम निकालना है, ओके। अब इस केस में थर्ड सेकंड का मतलब क्या है, अरे इस केस में क्या, किसी केस में भी थर्ड सेकंड का मतलब क्या भैया, S3 इज इक्वल टू S5, यही कह रहा है। तो थर्ड सेकंड का मतलब हुआ 2 to 3 और फिफ्थ सेकंड का मतलब हुआ 4 to 5, ये बात हम कई बार कर चुके हैं। तो थर्ड सेकंड स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 3 और फिफ्थ सेकंड इज 4 to 5। अच्छा, तो एक है अपवर्ड जर्नी और एक है डाउनवर्ड जर्नी। तो अगर क्योंकि पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है थ्रू आउट द मोशन, इसीलिए ये जो इंस्टेंसेस हैं थर्ड सेकंड और फिफ्थ सेकंड, ये एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त ही होंगे, तभी ये वैलिड है। यानी S3 मतलब मान लीजिए यहां पर कोई टाइम है t इक्वल टू 2 और यहां पर है t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 के जस्ट सामने है t इक्वल टू 4 और यहां पर है t इक्वल टू 5, ठीक है, ये देख लीजिए। अब ये दोनों इंस्टेंसेस सामने क्यों बनाए, अरे इट इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड। तो अगर ये दोनों 2 to 3 एंड 4 to 5, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 to 3 और 4 to 5 दोनों सेम या तो अपवर्ड पे होते या डाउनवर्ड में होते,
तो क्या वो डिस्टेंसेस कभी सेम हो सकते थे? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड। अबे अगर कोई चीज कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड है तो खुद सोच के बता, क्या पॉसिबल है कि वो सेम ही डायरेक्शन में हो, या तो अपवर्ड हो या तो डाउनवर्ड हो? नहीं। तो एक अपवर्ड में होगा, एक डाउनवर्ड में होगा, एक जावन एक आवन, बना दिया। अब सोचो इसका जो टाइम स्टैम्प है, जो टाइम लाइन है, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कैसे कंप्लीट करेंगे? 2 से पहले क्या आता है? 1, 1 से पहले क्या आता है भैया? 0। अच्छा, 5 के बाद क्या आता है बोलियो? 6, 6 के बाद क्या आता है? 7। हो गया टाइम कंप्लीट इसका। अच्छा, तो पलटा कब होगा? कितने टाइम पलटा होगा? अच्छा ठीक है भैया, 3 से 4 के बीच में 1 सेकंड है। 3 से 4 के बीच में भाई, 3 से 4 के बीच में 1 सेकंड है, और उसको 2 भाग में तोड़ना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। कितना होगा? आधे आधे सेकंड का। तो ये पलटने का टाइम कितना होगा? 3.5 सेकंड। यानी टाइम ऑफ एसेंट है 3.5 सेकंड, टाइम ऑफ डिसेंट है 3.5 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट है 7 सेकंड। देख ले, सीधा मिल गया। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी इज 7 सेकंड। ठीक, चाहे तो रैंडमली ऐसे क्वेश्चन अपने हिसाब से ले लीजिए, कोई भी ले लो, 3rd, 5th, 8th, 10th, 11th, 15th, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सेम कह दिया, इसका मतलब एक जावन एक आवन होना चाहिए। सिर्फ जावन जावन में दोनों होंगे पॉसिबल नहीं, क्योंकि इट इज कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड। और अगर कोई इंटरवल 1 सेकंड का बाद में आ रहा है तो डिस्टेंस सेम कैसे? यानी एक बार जावन एक बार आवन। चलिए नेक्स्ट है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट्स व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 75 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या कह रहा है सवाल, समझते हैं। सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट्स व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 75 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी 75 मीटर ग्राउंड से ऊपर होने पे अगर ऐसा एक बार हो रहा है तो ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है। वो कह रहा है 75 मीटर पार्टिकल 2 बार होगा, 2 इंस्टेंस होंगे, और उन इंस्टेंस का डिफरेंस, मतलब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले ग्राउंड है, ग्राउंड से फेंका जाने वाला हमारा पार्टिकल है। पार्टिकल को हमने अपवर्ड ऐसे थ्रो किया, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये पहुंचा और ये पलट के यहां से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है और ये गिर गया, पसर गया। अब देखिए ध्यान से, फेंका कितने से था? 40 मीटर प्रति सेकंड से। ये रहा, जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ ये जी अपना एक्ट कर रहा है कांस्टेंट वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब वो कह रहा है कि फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट्स व्हेन इट इज अ हाइट ऑफ 75 मीटर, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 75 मीटर। तो पहले ये चेक करते हैं 75 मीटर इसकी जर्नी में आएगा भी कि नहीं आएगा। मान लो ये पार्टिकल 75 मीटर गया ही नहीं तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? u²/2g। ठीक है सर, आपको याद है, बहुत बढ़िया। u की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 2 × 10 लिखेंगे, और इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा भैया? 1600/20, यानी 0 से 0 काट देंगे, 80 मीटर। यानी हमारा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट 80 मीटर का कवर कर सकता है। ठीक है, तो आप देखिए ये 80 मीटर है, ये ग्राउंड है और ये आपका 80 मीटर है। यहां से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, जैसे ही 75 मीटर ग्राउंड से पहुंचा, अपने ने घड़ी की फोटो खींच ली। जैसे ही वो ग्राउंड से 75 मीटर एलिवेशन पे पहुंचा, अपन ने घड़ी की फोटो खींच ली, उसी इंस्टेंस पे सटाक करके खींच ली। और जैसे ही वो अब उससे आगे निकल गया, हमने कहा जान दो, गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और फिर पलट के वापस आ रहा है। जैसे ही अब वो फिर से दोबारा 75 मीटर हाइट पर आया, कितना? 75 मीटर हाइट पर आया दोबारा। जैसे ही आया, हमने घड़ी की फोटो फिर से खींची। तो जब दो जो हमने फोटो खींची उनको हमने सामने रखा, हमने कहा भैया पहला वाला T1 छोटा टाइम है, दूसरा वाला T2 बड़ा टाइम है, क्योंकि घड़ी तो कंटिन्यूसली 0 से शुरू हो चुकी थी, बंद नहीं की अपन ने। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, T2 - T1 निकाल दो। यानी सिंपल सी बात है भैया, मेरे को यह सब चिंता नहीं करनी। मैं इतना जान लिया कि क्या पार्टिकल अपने जर्नी में 75 मीटर जा भी पाएगा। अरे किसी पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट ही 60 मीटर होती, मान लो, ठीक है। एग्जाम ही 80 मार्क का हो तो क्या 85 मार्क आ सकते हैं? एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग? नहीं। उसी पेंसिल को छीलकर रख दीजिए, क्योंकि वो मार्क्स नहीं आ सकते। तो अब यहां पर ये जो पार्टिकल 80 मीटर जा सकता है, इसका मतलब 75 मीटर भी जा पाएगा भैया। ऑब्वियसली बात है, उस जर्नी में बीच में आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, s = ut + ½ AT²। अपने को नहीं पता अब क्या करना, अब सीधा इक्वेशन लिख दिया। अपवर्ड मान लिया पॉजिटिव बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना? +75। क्यों भैया +75? क्योंकि उसने क्या बोला, मुझे वो टाइम चाहिए, वो पहले मुझे वो टाइम चाहिए, मैं तभी तो 2 टाइम माइनस करूंगा। आप देखो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में टाइम की इक्वेशन देख, t² है। डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ भी लिखे, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, टाइम क्या है, पावर क्या है 2, यानी कितने रूट पॉसिबल है? 2।
कितने भाई? दो पॉसिबल है। अगर दो रूट पॉसिबल हैं, इसका मतलब वो दो टाइम इंस्टेंसेस दे सकता है और उन दोनों टाइम इंस्टेंसेस को अपने डिफरेंस करके खुशी खुशी इंटरवल यानी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो यहां पे है वो पूरी कर सकते हैं। अब 75 यू की वैल्यू कितनी है, कितना है यू की वैल्यू, तो उसको लिखेंगे भैया 40 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है इंटू टी प्लस 1/2, कुंडी के पीछे नहीं, बहुत बढ़िया। यहां लिखेंगे ए कितना, ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। कैसा ही लिखा है भाई? ये गलत है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ध्यान से देखो, अपवर्ड पॉजिटिव माना, एक्सेलरेशन काउंट करेगा जो आपका ग्रेविटी की वजह से, डाउनवर्ड कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पुट कर दिया प्लस माइनस लिखकर आके ना, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो नेगेटिव पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां इस इक्वेशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं अपने लिए। 75 इक्वल टू 40t माइनस 1/2 10t स्क्वायर। ठीक, 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू 2। चलो वहीं काट लेते, वैसे तो ये टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ही माहौल बन गया है। ठीक है, तो 75 इज इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। 5 काट लें, 15 8t माइनस टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आई थिंक, तो लिखते हैं -3t माइनस 5t प्लस 15 इक्वल टू 0। मतलब रूट निकालने के लिए लंबा मेरा लगाने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा फैक्टराइज कैसे किया? ये 15 था, 15 को दो टाइम में तोड़िए, 3 इंटू 5, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से 3 इंटू 5 से 15 पैदा हो रहा है। तो 3 इंटू 5 में एक नंबर है 3, दूसरा है 5, और इन 3 5 को 3 5 मत करिए वैसे जीवन में, लेकिन अगर इस 3 और 5 को अगर हम किसी तरह से जुगाड़ बिठाएं तो क्या वो 8 पैदा करेगा? हाँ, और लेकिन -8 चाहिए, तो -3 -5 में तोड़ दिया उसको नंबर को। यहां लगाया t कॉमन लिया, यहां बचेगा t इंटू टी माइनस 3, -5 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी t माइनस 5 इंटू टी माइनस 3, यानी एक बार t इक्वल टू 5 सेकंड पे 75 मीटर एलिवेशन पे होगा, एक बार t इक्वल टू 3 सेकंड पे 75 मीटर एलिवेशन पे होगा। यानी जब आप उस जर्नी को देखिएगा, ये उसकी जर्नी जाने की, देखिएगा लाइन बनाते हैं ताकि अच्छे से उस पर बात हो। ये जाना, और इसी लाइन पे देखो मैं दोबारा लाइन एक और खींच रहा हूं, ये आना। ठीक है, जाना आना इसी लाइन पे शो कर रहा है, अलग से दिख रहा है देखो। ठीक, अब यहां नोटिस करना, ये पूरा कितना है? 80 मीटर। ये 80 मीटर है भैया, टोटल कितना है? 80 मीटर। ये जो पूरा कितना है? ये 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर। अब 80 मीटर इसका टोटल एलिवेशन है, तो 75 मीटर ऑब्वियसली बात है इससे कहीं नीचे होगा, यहां कहीं होगा 75 मीटर मार्क, ये वाला यहां से यहां तक देखिए 75 मीटर मार्क। तो एक बार जाते वक्त यहां t1 आएगा जो कि 3 सेकंड, और फिर एक बार पलट के आते वक्त t2 यानी 5 सेकंड आएगा ना 75 मार्क पर। तो भैया दो टाइम मिल गए अपने को, कौन कौन से? एक मिला t1 3 सेकंड और एक मिला t2 यानी 5 सेकंड। ऑब्वियसली बात है भाई, टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा टी वो इंटरवल निकालना, यानी 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2 सेकंड का, यानी अपने क्वेश्चन का आंसर है 2 सेकंड। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट्स व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, लेकिन आपने नोटिस किया जब मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने मैक्सिमम हाइट निकाली। फर्स्ट आई हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम हाइट। क्यों मैक्सिमम हाइट क्यों निकाली बोलता? पानी पी लें आप, तब तक सोचिए इस बात को। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट क्यों निकाला है भाई? तो हम आपको एक बात बोल दें, अगर वो अपने जर्नी में 75 मीटर पे पहुंचा ही नहीं कभी, अगर वो अपने जर्नी में 75 मीटर पे पहुंचा ही नहीं कभी, अब खुद सोचिए कैसे पॉसिबल है दो इंस्टेंसेस आना घड़ी में? नहीं ना पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल के लिए ऐसे दो इंस्टेंस आवे, तो आप खुद सोचिए कैसे पॉसिबल है वो। तो पहले हमको क्या निकाल, देखिए एक तरीका ये है कि लेट्स फर्स्ट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे अपने को मतलब ये था ग्राउंड से 75 मीटर एलिवेशन पे पार्टिकल गया और अपन क्या कर रहे हैं उसके लिए सिंपल यहां इक्वेशन लिख दे रहे हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं कह रहा हूं अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया मतलब एक का रूट है, रियल है लेकिन एक का है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, दो रूट है, रियल है, अलग अलग है, जो इस केस में हुआ। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया मतलब नो रियल रूट, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूं उतना बड़ा चीज करने से बेटर है लेट्स फाइंड द मैक्सिमम हाइट। इट इज अ मच बेटर चेक, शॉर्टर चेक।
एंड इफ दैट मैक्सिमम हाइट इज ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू, जैसे इसमें मान लो अगर कोई बोलता कि फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंसेस व्हेन द पार्टिकल इज एट एन एलिवेशन ऑफ 95 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, व्हेन द पार्टिकल इज एट एन एलिवेशन ऑफ 95 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, अगर ये कोई कहता तो क्या इस सवाल का कोई जवाब होता? बिल्कुल नहीं। नो सच इंटरवल एग्जिस्ट। अबे जब जो 80 मीटर पे पलट के वापस आने लगा वो 95 मीटर पे जाएगा कैसे? समझ रहे हैं बात को? तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका मैक्सिमम हाइट निकालने का। ठीक है बाबूजी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9th एग्जांपल, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेरी टॉल टावर विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है भैया, टावर है, बना लेंगे टावर, जो है अपना टावर। यहां से एक पार्टिकल को 0 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी से ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। ठीक है, नीचे की तरफ ऐड कर रहे हैं जी, मुंडी के पीछे तो नहीं है, बहुत बढ़िया है, जी ऐड कर रहा है। एंड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक, खुशी की बात। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टी। अपने को रेशियो चाहिए डिस्टेंसेस के, लेकिन इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम टी में जो वो ट्रैवल कर रहा है वो अपने को चाहिए। आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन कुछ सुना सुना लग रहा है? एक इधर तो देखे लाए अपना। याद है हमने जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शुरू किया था तो वहां पर मैंने आपके साथ इसी तरह का एक क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ डिस्कस किया था, जहां वो 0 वेलोसिटी से, 0 स्पीड से, इनिशियल स्पीड से शुरू करता है। और उसका एक अप्रोच था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आंसर भी अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, नॉट इंटेंशनली। ओके, सो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और बोल रहा है भैया फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम t, यानी हर t टाइम बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब मान लीजिए जैसे आपने उसको ऐसे छोड़ दिया, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड है, जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव नीचे ही मान लेते हैं और पार्टिकल जो अपना चल रहा है। अब टी टाइम बाद मान लीजिए यहां होगा पार्टिकल, अगले टी टाइम मान लीजिए पार्टिकल यहां होगा, अगले टी टाइम बाद मान लीजिए पार्टिकल यहां है। तो पार्टिकल के लिए ये जो डिस्टेंस उसने यहां से यहां तक ट्रैवल किया x1 कहा, यहां से यहां तक ट्रैवल किया x2 कहा, उसके बाद फर्दर नीचे जितना जाता जाएगा उससे डिस्टेंसेस डिफरेंट आपके होते जाएंगे और वो हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। लेकिन टाइम इंटरवल हर बार कितने सेकंड का रहना चाहिए? t सेकंड का, मतलब t सेकंड का इंटरवल हर बार रहना चाहिए। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। टावर ले आते हैं पहले, ये टावर है। ठीक है, अब देखिए ये हाइट कितनी है, जो भी हो अपने को मतलब नहीं, अपने को मतलब इस चीज से है टावर की हाइट जाए तेल लेने। ठीक है, देखिए टावर की हाइट यहां पे नहीं मेंशन्ड है। और एक बात यहां पे देखिए, मैंने एक बोला था ना कुछ क्वालिटेटिव वर्ड्स होते हैं, तो क्या लिखा है देखो, वेरी टॉल। बुर्ज खलीफा वो भी नहीं है, उससे भी बड़ा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी टॉल? क्या है फिजिक्स में ऐसे शब्दों का क्या मतलब? वेरी टॉल का मतलब क्या हुआ? आइडियली सोच कि वो टावर की हाइट कभी खत्म नहीं होगी, यानी अगर किसी पार्टिकल को छोड़ दिया गया तो जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, कभी नहीं खत्म होगी उसकी हाइट। ठीक है, बहुत बड़ा एक टावर, और यहां पे u इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड से हमने पार्टिकल को बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐड कर रहा है, और पार्टिकल को हर मान लीजिए यहां पे t इक्वल टू 0 था, तो अगला टाइम होगा t इक्वल टू t, यानी उसमें जो चलेगा वो है x1, फिर अगला टाइम होगा 2t, क्योंकि शुरुआत से 2t हुआ ना भैया, अरे और t बढ़ गया तो 2t, तो यहां चलेगा x2, और उसके बाद आएगा t इक्वल टू 3t, तो यहां कुछ होगा x3। सर आपका डिस्टेंस बढ़ता काहे जा रहा है? अरे बढ़ेगा नहीं बाबू, पहली बार देख रहे हैं, बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे पक्का बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? क्योंकि पार्टिकल इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड थ्रू आउट, तो भैया टाइम फिक्स रखा तुमने कि हर 2 सेकंड बाद देखो कितना चल रहा है। इफ द पार्टिकल इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो हर सक्सेसिव टी में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो बढ़ता नहीं जाएगा उसका। ये बात हो रखी है अपनी, पिछला लेक्चर देखिए भैया, तो गिरा के मारेगा आदमी अब। ठीक है, हाइपोथेटिकली। चलिए, तो अब इक्वेशन लगाने भैया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा, और ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, जब जब जहां इनिशियल स्पीड 0 दी जाएगी वो स्पीड इंक्लूड करना हमारा धर्म है। तो हम इसको नाम देते हैं a, ये है b, ये है c, ये है d। तो हम पहले लगाएंगे a से b, फिर लगावेंगे a से c, फिर लगावेंगे a से d। इक्वेशन एक ही है, खाली वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान से देखिएगा। a से b लगा रहे हैं, तो a से b कितना ना चलेगा, तो वो होगा x1। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम है t प्लस हाफ। बोलिए भाई g क्या लिखें? तो नीचे की तरफ क्या मान लें? पॉजिटिव मान लें, पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव है।
हमारी मर्जी। और वैसे भी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड था तो हमने पॉजिटिव मान लिया, कोई रोक के दिखाए। तो यहाँ पे प्लस जी इंटू टी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करिएगा तो टी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, टी ही निकालना है ना, तो टी का वैल्यू मिलेगा, ध्यान से देखिए एक मिनट, हमको टी निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है भैया? ओ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टाइम निकाल दिए। चलिए हटाइए इसको, हटाइए हटाइए हटाइए। तो आप नोटिस करिए इसको यहीं पे x1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अरे दो तरह का क्वेश्चन है ना भैया, टाइम वाला भी है डिस्टेंस वाला भी है। तो यहां जो x1 आया वो हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब a टू c, अच्छा a से c सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन वही है, बट डिस्टेंस कितना लगेगा, कितना a से c, तो वो हो गया x1 प्लस x2, क्योंकि पूरा ले रहे हैं ना 2t टाइम में। और इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 इंटू टी प्लस टी लेंगे भाई, टाइम सही लिया है, बताइए टाइम सही है, टाइम 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 टी ही होगा। हाँ ऑब्वियसली टी ही होगा, क्योंकि हर टी इंटरवल के बाद देख रहे हैं। नहीं, आप x1 प्लस x2 निकाल रहे हैं विच इज फ्रॉम a टू c, तो भैया टाइम t होगा या 2t होगा? 2t, द टाइम विल बी 2t प्लस हाफ g इंटू 2t का स्क्वायर। सॉल्व करें, आएगा हाफ g इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, ठीक। फिर a से d जा रहे हैं भैया अपने, a से d, तो a से d आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि स्टार्टिंग से इनिशियल वेलोसिटी फिर से वही 0, टाइम होगा 3t प्लस हाफ g इंटू 3t का हल स्क्वायर। ए मुंडी नहीं, मुंडी हटाने से काम नहीं चलेगा, चेयर हटाना पड़ेगा बाबू, चेयर हटाना पड़ेगा। देखो ग्लिम्स ऑफ टी स्क्वायर, ठीक, ग्लिम्स ऑफ टी स्क्वायर, ओके। तो यहां पे ये आ गया, अच्छा ठीक है सर, चलो सॉल्व कर लें इसको। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 3t स्क्वायर, यानी कितना 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। फिर x1 प्लस x2 की वैल्यू आएगी, कितना आया था, 4 आया था ना, हाँ 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, और x1 की वैल्यू आएगी हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, तो पहले 1 माइनस सेकेंड किया, ठीक है, तो उससे मिला x3। x3 कितना आएगा भैया, वो आएगा 9 माइनस 4, कॉमन ले लिया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। फिर नेक्स्ट सेकेंड माइनस थर्ड, उससे मिलेगा x2 जो कि मिलेगा हाफ जी टी स्क्वायर, कॉमन लिया है तो बचेगा 4 माइनस 1, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू है हाफ जी टी स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू है हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 3, और x3 जो है वो है 9 माइनस 4 मतलब 5 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। रेशियो ले लेते हैं, सीधा सीधा रेशियो लेते ही दिख जाएगा x1 इज टू x3 इज इक्वल टू 1:3:5, और याद होगा इसको मैंने तभी कहा था, यह है लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट क्या आएगा, 7, नेक्स्ट 9। अच्छा तो ये भी हम समझ पा रहे हैं यहां पर काफी हद तक बहुत बढ़िया से, कि ये जो सक्सेसिव डिस्टेंस आप देखो ना, जो हर टी टाइम में ट्रैवल कर रहा है, पहले x, फिर 3x, फिर 5x, यानी टाइम इंटरवल एनालिसिस का सेम रखा है भैया, वो हर बार t सेकंड का है, लेकिन जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो हर बार बढ़ता जा रहा है। क्यों? बिकॉज बॉडी इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमेशा बनी हुई है तो भैया उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वो सेम समय में टाइम जो भी आप उसको देंगे, सेम टाइम जो उसको आप देंगे, उसमें वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है बाबू, बढ़ता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस x ईच। यानी अब उस क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टाइम, यानी अब आप टाइम निकालो हर डिस्टेंस x को कवर करने का। यानी मान लीजिए उसने x चला, आपने घड़ी में देख लिया अच्छा t1 टाइम, फिर अगला x चला, देख लिया अच्छा t2, फिर अगला x चला, ठीक है। यानी अब सेम वही याद करिए, हॉरिजॉन्टल वाला, सरप्राइज कर लिया नहीं, चलिए। तो यहां पे फिर से वही पार्टिकल देखिए, पार्टिकल को u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किया है, पूरा नहीं बना रहा हूं मैं टावर, सीधा ले रहा हूं बात को, देखो। तो उसने भाई x चला, मान लो x डिस्टेंस जैसे ही चला, उसने घड़ी में देखा अरे टाइम हुआ t1, फिर अगला x चला, उसने देखा टाइम हुआ t2, फिर अगला x चला, टाइम t3। अच्छा ये t1 t2 t3 क्या है? तो ये टाइम इंटरवल्स हैं टू कवर सक्सेसिव डिस्टेंसेस x ईच। हर बार उस x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो समय लग रहा है वो है t1 t2 एंड t3। तो हम निकालेंगे कैसे? फिर वही कहानी, जब भी किसी सवाल में, किसी सिचुएशन में 0 मीटर प्रति सेकंड कहीं दिख जाए, दिमाग की खुजली शांत कर और उस पर फोकस कर कि वो कैसे इंक्लूड होगा, ठीक है। अब सुनना भाई, तो पहला x चलने में वही इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, इक्वेशन कौन सी होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा।
और ये भी ध्यान दीजिएगा कन्वेंशन वही सेम रहेगा, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना किसी चिंता के सीधा। तो पहला x चलेगा 0 इंटू t1 प्लस हाफ g इंटू t1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो t1 का वैल्यू आएगा अंडर रूट 2x बाय जी, यह है t1। क्या आएगा भैया? t1। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपन उठावेंगे वो होगा 2x, यानी हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं फिर से, तो 0 इंटू t2 प्लस हाफ g इंटू t2 स्क्वायर। इससे अगर t2 सॉल्व करें तो वो आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2x बाय जी। सेम वे में ध्यान दीजिएगा, एक तो गलती ना हो गया है। क्या गलती है ढूंढिए? क्या है? सीक्वेंस में लगाने में प्रॉब्लम यही होता है, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत यही होगा कि आप सवाल लगाते वक्त जिस चीज में कंफ्यूज आएंगे वो यही है। आप सोचो, हमने जब x के लिए सॉल्व किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में जब हमने x के लिए सॉल्व किया तो टाइम लिया t1, वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिमाग ने कहा यार जब यहां x से 2x हो गया तो वहां टाइम t1 से t2 हो गया। नहीं, टाइम t1 से t2 नहीं हुआ भैया, टाइम t1 से t2 नहीं हुआ। टाइम कितना हो गया है जी? तो टाइम हो जाएगा हाफ जी। पूरा ही मिटा देंगे? पूरा मिटा देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, पूरा मिटा देते हैं भैया। तो आएगा 2x इज इक्वल टू 0 इंटू, ध्यान देखना, t1 प्लस t2। अरे पूरा जर्नी लेना पड़ेगा ना भैया स्टार्टिंग से, t इक्वल टू 0 से लेके t1 भी लेना पड़ेगा, t2 भी लेना पड़ेगा पूरी जर्नी यहां तक पहुंचाने के लिए। तो टोटल टाइम लेना पड़ा t1 प्लस t2, ठीक है, प्लस हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लें तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 इंटू 2x बाय जी, यानी अंडर रूट 4x बाय जी। वाह, से 2 इंटू 4, वाह। और अगर इससे t2 निकालना है तो t1 माइनस करना पड़ेगा, ये आएगा अंडर रूट 4x बाय जी माइनस अंडर रूट 2x बाय जी। ये रहा ना t1 ऊपर, ये रहा। सेम वे में इस पूरे मोशन को स्टार्टिंग से देखना भाई, x प्लस x यानी 3x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 0 इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस हाफ g इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। अब इससे सॉल्व करिएगा तो आपको t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 6x बाय जी। और इसी से देखिए t1 प्लस t2 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा t1 प्लस t2। तो t3 इससे सॉल्व करें, t3 सॉल्व करें तो वो आएगा अंडर रूट 6x बाय जी माइनस t1 प्लस t2। बट व्हाट इज t1 प्लस t2? रूट 4x बाय जी, ये आएगा रूट 4x बाय जी। थोड़ा सा रीअरेंज करें भैया, तो t1 क्या निकला था? अंडर रूट 2x बाय जी। t2 क्या निकला था? अंडर रूट 4x बाय जी माइनस अंडर रूट 2x बाय जी। इसमें अंडर रूट 2x बाय जी, देखिएगा अंडर रूट 2x बाय जी अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा अंडर रूट 2 माइनस रूट 1। सेम वे में t3 जो आया था वो कितना आया? रूट कितना था, एक मिनट, t3 कितना आया था? 6x बाय, हाँ। तो ये आया था, ये हटा दें पहले, एक मिनट, हाँ, ये आया था अपना अंडर रूट 6x बाय जी माइनस अंडर रूट 4x बाय जी। यानी अगर मैं यहां पे अंडर रूट 2x बाय जी को कॉमन लेता हूं तो बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2। और अब मैं अगर इसका रेशियो ले लूं तो t1 इज टू t2 इज टू t3 विल बी इक्वल टू व्हाट? तो वो आवेगा 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2। फर्दर चाहो तो लिख सकते हो रूट 4 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 4, सब्सिक्वेंटली चलता जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां है रूट 2 माइनस रूट 1, यानी रूट 2 माइनस 1, रूट 2 मतलब 1.43, माइनस 1 कितना आएगा? 0.43। तो यहां 1 था, यहां 0.43 हो गया। यहां इसको सॉल्व करके देखिए 1.73 माइनस 1.43, ये 0.3 समथिंग आएगा, यानी वो आपके 0.43 से और कम हो गया। सब्सिक्वेंटली और लिखते जाओ डिफरेंसेस। क्या हो रहा है भैया? डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड जो हमने निकाला वो तो लॉ ऑफ ऑड नंबर बता रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड है और जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी हर जर्नी, हर हिस्से को कवर करने की, वो बढ़ती जाएगी। तो जो आपका डिस्टेंस कवर करेगा सब्सिक्वेंट इंटरवल टी में हर बार, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन यही चीज यहां जब टाइम के हिसाब से देखा तो पाया कि भैया ये टाइम का रेशियो तो बता रहा है कि ये घटता जाएगा। सोचिए, टाइम तो घटना ही चाहिए था ना। If the body is under constant acceleration, the time to cover the same distance x will start reducing because velocity initially बढ़ती जाएगी, तो समय उस डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस को कवर करने का कम होता जाएगा।
अच्छा, ये डिस्कस करने पे ना मुझे एक दो रिजल्ट और डिस्कस करने का मन कर गया, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर क्या हो रहा है, वो हमें थोड़ा बार बार क्वेश्चंस करते वक्त मुझे वो इनिशियल से निकालने पड़ रहे हैं। अब मैंने अपनी जरूरत को महसूस किया भैया, मैं फिर से कह दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस सिर्फ अगर इसलिए होते कि मैं आपको सॉल्व करके थोड़ा थोड़ा दिखा देता, तो मैं बीच में एकदम बढ़िया शॉर्टकट्स और मेमोरी ट्रिक्स मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीजें हम पहले से लगा चुके हैं वो बीच में यूज करने लग जाता। क्वेश्चन जल्दी करना मेरा मेन पर्पस होता है, बट अभी मेरा मेन पर्पस क्वेश्चन को जल्दी डिस्कस करना नहीं है, उस तरीके को डिस्कस करना है जिससे हम वो लेके आ रहे हैं। तो मैं टाइम बाउंड नहीं हूं, टाइम रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूं अभी बिल्कुल, लेकिन अब मेरा एक दो रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करने का मन कर गया, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ये डिस्कस किया, लेकिन अब मैं मान लीजिए एक टावर है अपने पास, ऐसा एक टावर है, ठीक है। इस टावर पे से हमने एक पार्टिकल को u इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड से ड्रॉप कर दिया t इक्वल टू 0 पे। मान लीजिए अगर ये कुछ डिस्टेंस खाली x चला है, भाई टावर का हाइट h है, उस पर कंसर्न मत करिए, वो अलग चीज, टावर का हाइट h है, वो कंसर्न मत रखिए, मैं कह रहा हूं वो x ही चला है। तो मुझे बताइए यहां पहुंचने में इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, और यहां तक पहुंचने में पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा भैया। ये जो टाइम इंस्टेंस t होगा, इसी को लिख लें अगर यहीं तो चलेगा, ये जो टाइम इंस्टेंस t होगा यहां पर, ये कितना होगा जब वो पार्टिकल x डिस्टेंस कवर कर चुका होगा नीचे गिरते वक्त। सिंपल भाई, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो नीचे ही क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो पॉजिटिव मान लेते हैं, और इक्वेशन लगाते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो हमें पार्ट सॉल्व करना है वो v निकालना है, तो v सॉल्व करना चाहते हैं हम, और v सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो v स्क्वायर वही तो निकालना है, u स्क्वायर कितना होगा भैया, 0 स्क्वायर इंटू 2 a की प्लस g इंटू s, s कितना है भैया x, तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2xg, अंडर रूट 2xg क्या क्या अंडर रूट 2, मतलब आपने ड्रॉप कर दिया, थ्रो नहीं किया है, चिंता मत करिए, थ्रो नहीं किया, इसलिए देखो ना 0 लिया इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने पार्टिकल ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बस कोई एक्स्ट्रा पुश नहीं दिया। तो यहां पर आप नोटिस करिए अंडर रूट 2xg। अच्छा मान लो अगर बोलता कि यही वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, जब हमारा पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल, अरे x की जगह पे क्या करोगे भाई, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, h लिख दे, टावर की हाइट कितनी है, तो अंडर रूट 2hg खत्म। अच्छा अब उसी x डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लेगा वो निकालना है, तो इक्वेशन देखना कौन सी यूज कर रहा हूं मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे देखा g की इतनी खुजली है कोई नहीं, तो यहां पे s की जगह पे लिखेंगे x प्लस, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव माना, u की वैल्यू 0 इंटू टी हटा देते हैं, प्लस सीधा 1/2 a की जगह पे प्लस g इंटू टी स्क्वायर, टी को सॉल्व करेंगे ये आएगा अंडर रूट 2x बाय जी, ये टी आया अंडर रूट 2x बाई जी, क्या लिखा भाई, अंडर रूट 2x बाई जी। अच्छा फिर से वही सेम कहानी, अगर हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या था, क्या ऊपर फेंकने वाले के पास ही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि जब जाएगा और आएगा तभी टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है फ्लाइट में रहने का समय, जितनी देर तक वो चल रहा था उस मोशन अंडर ग्रेविटी को परफॉर्म, हाथ से फेंका, हाथ से छूटते घड़ी शुरू, हाथ वापस आती घड़ी बंद, जितनी देर हवा में रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल को किसी छत से आपने खड़े हुए ऊपर से आपने ऐसे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा घड़ी शुरू, जैसे ही जमीन पे गिरा घड़ी बंद, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा अगर इसका पूछा जाए तो सिंपल भैया फॉर्मूला है रूट 2x बाई जी, एक्स की जगह पे लिखोगे h, फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इफ द पार्टिकल इज बीइंग ड्रॉप्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स्ट्रा पॉइंट। बट मुझे मन किया ये बीच में बोलने का, इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद जो जो मेरा मन कहेगा वो मैं करूंगा, यही मेरा तरीका है। मैं पहले से फॉर्मूले आपको उड़ेल नहीं दूंगा कि भैया ये लो भर लो, हम जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जरूरत को समझेंगे कि अच्छा ये बार बार आ रहा है तो कुछ तो होगा ऐसा जो शायद यहां नहीं तो कहीं और, वर्क पावर एनर्जी में शायद कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा ले, इंपल्स करवा ले, चेंज इन मोमेंटम करवा ले, मॉडर्न फिजिक्स में कोई क्वेश्चन करवा ले कोलिजन का, वहां अपने पे चर्चा करवा ले। तो हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो अपनी नीड को समझ के कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये हमारा जो बीच का डिस्कशन हुआ था ये एक्स्ट्रा था, यानी अभी तक हमारा क्या सीक्वेंस था, हम यहां तक आए थे, जो जनरल हमारा क्वेश्चन चल रहे थे वो तो मुझे नीड फील हुई इसलिए मैं कूद गया उस पॉइंट, मेरी मर्जी माला। तो यहां पर ये दो बातें थी, एक तो लॉ ऑफ ऑड नंबर और एक सक्सेसिव डिस्टेंस x को चलने का टाइम का रेशियो, और वो देख रहे हैं घटता जा रहा है, ये हमने किया। अब हम सीधा इस पॉइंट पर आए, क्वेश्चन है वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप, ठीक है, एक तो टैप है अपने पास,
ये टैप, टैप में बह रहा है पानी, लेकिन टैप इतना ही खोला है, इतना ही खोला है टैप को कि वहां पर वाटर ड्रॉप्स फॉल एट इक्वल इंटरवल्स, यानी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, ठीक है, टिप टिप करके, वाह फील के साथ। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप जस्ट रीचेस द ग्राउंड, अब मैं ये टैप बता दिया, पानी इसमें बूंद बूंद करके गिर रहा है, मैं यहां पर रेफरेंस ले रहा हूं, देखिए ध्यान से, टैप मान लीजिए यहां पर है, अरे टैप मान लीजिए यहां पर है और ग्राउंड यहां पर है, ग्राउंड यहां पर है, ये ग्राउंड है। तो वो ऐसा कह रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, मतलब पहला ड्रॉप जब ग्राउंड पे पहुंच चुका है, रुकिए, हाँ यहां पहुंच चुका है पहला फर्स्ट, तो वो कह रहा है कि फिफ्थ ड्रॉप यानी पांचवा ड्रॉप यहां से निकलने वाला है, फिफ्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप जैसे ही निकलने वाला है, पहला ड्रॉप कहां पहुंच चुका है, ग्राउंड पर, और फिफ्थ ड्रॉप कहां से निकलेगा, टैप से। तो टैप का एलिवेशन कितना है, ये देख लेगा, इफ द हाइट ऑफ द टैप ऑफ द ग्राउंड इज 80 मीटर, 80 मीटर ऊपर आपका टैप है, फाइंड द हाइट ऑफ द थर्ड ड्रॉप ऑफ द ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट। यानी इस सिनारियो में जब ये एक पिक्चर कोई खींच ले, मान लो भाई पहला ड्रॉप बोला, ये कहानी में किसी ने कहा कि पहला ड्रॉप जैसे ही जमीन पे जस्ट पहुंचा ही है, पांचवा जस्ट बाहर निकलने वाला है, और तभी किसी ने जाके ऐसे ये पूरे सारे ड्रॉप जो अरेंज थे उसकी फोटो ऐसे खिंचिक करके खींच ली। तो उस फोटो में देखा कि तीसरा ड्रॉप कितना ऊपर है भैया ग्राउंड से, ये निकाल के बताना है, यानी तीसरा ड्रॉप ऑब्वियस सी बात है यहीं कहीं बीच में होगा, ये होगा थर्ड ड्रॉप, और हमें चाहिए ये वाला एलिवेशन उसका x3, लेकिन कहां से चाहिए ये भी देख लेंगे भैया, ग्राउंड से चाहिए, ये मेक श्योर करना जरूरी है। तो अब बात ये है कि इस सवाल के अंदर 80 मीटर एलिवेशन है और ड्रॉप जैसी टैप से निकल रही होंगी तो उनकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा ग्राउंड, यहां पे होगा टैप, ठीक है, ये है पहला ड्रॉप फर्स्ट, और ये है फिफ्थ, अरे फिफ्थ, और यहां बीच में कहीं होगा थर्ड, और यही हमारा नीड है, ये हमें चाहिए, ये निकालना है, ठीक, ये x3 नाम दे दिया। अच्छा अब ये फिफ्थ ड्रॉप है, तो इसके बाद यहां कहीं फोर्थ होगा, और यहां इसके बाद कहीं सेकंड होगा ऑब्वियसली, ठीक। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए इस कहानी को हम लॉ ऑफ ऑड नंबर से कैसे लिंक करते हैं, उससे पहले थोड़ा ड्रॉप के बारे में समझिए। मतलब ड्रॉप मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं चले जाएंगे, ड्रॉप के बारे में ही समझते, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, क्यों वो स्पेरिकल, ये सब नहीं बोल रहे हैं भैया, सिंपल सा एक पॉइंट यहां पे समझिएगा, ठीक है। पांचवा ड्रॉप अभी निकलने वाला है और पहला ड्रॉप जो है जमीन को एकदम, ठीक है, बस पसरने ही वाला है। अब पहला ड्रॉप यहां है, पांचवा यहां है, सोचिए कैसे शुरुआत हुई होगी। पहला ड्रॉप हल्का सा ऐसे टैप से बाहर झांक कर दुनिया को देखता है, खुशी से भरा, और आगे बढ़ना शुरू जस्ट करता ही है। जब पहला ड्रॉप आगे बढ़ चुका होगा तो अब किसकी बारी है झांकने की टैप से, सेकेंड ड्रॉप की। तो जब पहला ड्रॉप x चल चुका होगा तो दूसरा ड्रॉप जस्ट निकलने वाला होगा, सेकेंड ड्रॉप इज जस्ट अबाउट टू फॉल। वो एकदम नहीं होता ड्रॉप, आप देखते हो कैसे एकदम जब एंड पे आ जाता है हल्का गैप, तो वो रेगुलर उतना ही टैप ओपन कर रखा है कि रेगुलर इंटरवल टी पर हो, ऐसा बूंद बूंद करके पानी आ रहा है। अब ये जो टिप टिप करके बूंदे आ रही हैं, उसमें जब सेकंड ड्रॉप ने बाहर दुनिया देखी तो वो भी खुश हुई, और फर्स्ट वाली जब x चल चुकी है तो सेकंड निकलने वाली है, लेकिन अब फर्स्ट वाली और आगे बढ़ चुकी, तो थर्ड वाली झांक रही होगी, सेकंड वाली नीचे आ चुकी है, समझेगा। लेकिन जब सेकंड वाली बाहर निकल रही थी तो हमारा फर्स्ट ड्रॉप ऑलरेडी x चल चुका था, वो तो एक्सेलरेट हो ही चुका था, क्योंकि भाई जो ड्रॉप आगे है वो तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड है। तो आप सोचिएगा कि जब फर्स्ट ड्रॉप, देखिए मैं इसको बना के बताता हूं, सुनना, जब फर्स्ट ड्रॉप यहां पर है, ठीक है, शुरुआती हो रही है, अब फर्स्ट ड्रॉप ने चल लिया x, तो अब कौन निकलने वाला है, सेकंड, ठीक। अब फर्स्ट ड्रॉप यहां पहुंच चुका है, फर्स्ट यहां आ चुका है। जब फर्स्ट ड्रॉप और आगे चल चुका होगा, फर्स्ट ड्रॉप जब और आगे चल चुका होगा, सॉरी, फर्स्ट ड्रॉप जब और आगे चल चुका होगा, तब सेकंड ड्रॉप यहां आ गया होगा और थर्ड ड्रॉप निकलने वाला है, समझे। तो भैया फर्स्ट ड्रॉप कितना आगे चल चुका होगा, क्या वो x चलेगा, नहीं, वो 3x चलेगा, क्यों, बिकॉज सोचिए कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड है। तो जब पहला ड्रॉप चला तो x चला, लेकिन जब दूसरा वाला उसी बात को कवर कर रहा है जो पहला वाला कर चुका है, तो फर्स्ट ड्रॉप
must have moved 3x distance. अब तीसरा ड्रॉप को भी दुनिया देखकर अच्छा लगा तो वो यहां पहुंच चुका है, सेकंड वाला यहां पहुंच चुका है, फर्स्ट वाला और आगे पहुंच चुका है, और चौथा वाला आंख निकाल कर देख रहा है कि अब हमारी बारी है दुनिया को जीने की। लेकिन आप नोटिस करिए फर्स्ट ड्रॉप तो कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड था, तो अब 5x चल चुका होगा। समझ आया? कितना चल चुका होगा? 5x। और यही अब इसके बाद एक और देखें तो क्या होगा भैया, फिफ्थ निकलने वाला है, फर्स्ट जो है वो ग्राउंड पे पहुंच चुका है, और आप नोटिस करिएगा वो फर्दर यहां से और कितना आगे चल चुका होगा भैया, तो वो 7x, यानी लॉ ऑफ ऑड नंबर, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड। और अगर ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड है भैया तो एक बात तो समझ लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो 7x चलेगा। तो खुद सोचो, अगर मैं फिफ्थ ड्रॉप को यहां पर रखूं तो अब यहां होगा फोर्थ, यहां पर होगा थर्ड, और यहां पहुंच चुका होगा सेकेंड। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, ये जो डिस्टेंस है वो 3x है, ये जो डिस्टेंस है वो 5x है, और उसके बाद का डिस्टेंस 7x, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आपको नहीं लगता कि ये ग्राउंड से टैप का एलिवेशन है, और यही कितना है, 80 मीटर्स। जोड़िए एक बार। तो मैं इसी बात को ऐसा नहीं कह सकता था कि भैया ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 3x है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 5x है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 7x है, और ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का 80 मीटर्स है। रफली बनाया, जल्दी खींच दिया। यानी x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 80 मीटर्स। 7 5 12, 12 4 16, 16x इज इक्वल टू 80, और x की वैल्यू 16 85 5 आएगी। यानी हम क्या हमारा काम खत्म हो चुका कि x निकाल लिया सर? हर बार मैथ्स में x आते ही हम लोग खुश हो जाते थे। इस बार खुशी को अपने बचाए रखिए, क्योंकि ये नहीं करना, हमें चाहिए थर्ड ड्रॉप का एलिवेशन। तो वो आप देखिए कितना है, वो है 5x प्लस 7x, यानी 7 5 12, 12x। तो आंसर है 12x, यानी 12 इंटू 5 कितना आएगा, 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। और यही कोई तुमसे पूछता कि ये जो 60 मीटर ग्राउंड से है, अगर ये कोई पूछता टैप से कितना दूर होगा सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, थर्ड का ही फोकस करता है, कोई तुमसे ये पूछता कि थर्ड ड्रॉप टैप से कितना दूर है, तो भैया अगर ये 60 मीटर है और टोटल 80 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 20 मीटर। तो टैप से आंसर 20 मीटर होता और ग्राउंड से आंसर 60 मीटर होता, क्योंकि दोनों को जोड़ने से मिलना चाहिए 80 मीटर्स। हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन लेने वाला हूं लिफ्ट वाला, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, लेकिन उन्होंने एक फिक्स आंसर दे रखा है इसमें। मेरा मन वो डायरेक्ट मानने का नहीं करेगा, तो मैं आपके साथ ही डिस्कस करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये डाला। और ये साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है सर? 10 सवाल लगाने के बाद साइन कन्वेंशन? यस, साइन कन्वेंशन एक ऐसी चीज है जिसको अगर कोई इंसान ईमानदारी से फॉलो करना सीख गया, ईमानदारी से, मर्जी नहीं चलेगा, मन है ऐसा नहीं, फिजिक्स है भैया। अगर आप मैथ्स यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द लैंग्वेज, तो आप स्टिक करेंगे हर एक चीज के साथ जो आपको बताई गई है। और सिंपल सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? अरे वेक्टर कहने का मतलब ही डायरेक्शन की बात करना है, तो पाप है अगर कोई इंसान ऐसा ना करे। ठीक है, चलिए पाप से बचाते हैं आपको। तो साइन कन्वेंशन है, अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम द 8th फ्लोर एंड इट इज अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर, टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन, पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड। चलिए पहले टावर बनाते हैं। अरे बिल्डिंग में क्या, बिल्डिंग का कोई हिस्सा हमारे मुंडी के पीछे है? नहीं। देखिए ये टावर है, ठीक। अब क्या कह रहा है, लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम द 8th फ्लोर एंड इट इज अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर। यानी मान लीजिए ये है आपका 8th फ्लोर और ये है आपका 4th फ्लोर। लिफ्ट जो है वो यहां से शुरू होती है और यहां पर आकर रुकती है, यानी ये उसका ट्रैवल है ये। और आपको भी पता है लिफ्ट कैसे चलती है? क्या लिफ्ट मोशन अंडर ग्रेविटी है? सोचिए अगर मुझे लिफ्ट का सवाल ही कराना होता तो मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम पे करा देना चाहिए था अब तक। बट अगर लिफ्ट मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रही है तो फिर समय आ चुका है लिफ्ट के अंदर जो भी खड़ा है उसका। ठीक है, समझ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर ये बात मैं समझाता हूं। टेकिंग द ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन, यानी जो ग्राउंड फ्लोर है, मान लीजिए यहां ये ग्राउंड फ्लोर है, इसको हमने ओरिजिन यानी x = 0 मान लिया। पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। और ऑल क्वांटिटीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में।
मेरा ऐसा मानना है और ये मेरा अपना सोच है, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में लिख के। तो टेकिंग, अब उन्होंने क्या बोला, उन्हें कन्वेंशन चाहिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। देखो उन्होंने 3 चीजें ली हैं यहां पर, ऑप्शन देखो पता चलेगा, 3 चीजें ली हैं उन्होंने, और इन 3 चीजों में एक एक करके अपन को यह बताना है, इन 3 चीजों में अपन को एक एक करके यह बताना है कि इनका कन्वेंशन, इनका डायरेक्शन सेंस क्या होगा, यानी पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब आप देखो, v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पता है अपने को, जैसे ही पता चल गया साइन भी अपने को मालूम चल जाएगा बेस्ड ऑन कन्वेंशन। ए है एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? भैया अगर मैं x को, लेट्स से x इज पोजीशन या x इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर वो x को पोजीशन कह रहा है या x को डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, तब मेरा आंसर अलग अलग होगा, बदल जाएगा मेरा आंसर। और अगर वो x को पोजीशन कह रहा है या वो x को डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, तो कैसे आंसर बदलता है वो देखिए। तो पहले क्या करते हैं, x को मानते हैं पोजीशन, लेट्स गो वन, ठीक है। बाकी b और a में कोई दिक्कत नहीं भैया, v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, वो इंस्टेंटेनियस है, देख के सीधा पता चल जाएगा। तो अब इसमें अपवर्ड पॉजिटिव है, देखिए लिफ्ट कहां जा रही है, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि वेलोसिटी का, सबसे पहला मैं देखिए एक एक करके बात करूंगा, पहले v, फिर a, फिर जाएंगे अपने x पर, और x के लिए 2 आंसर हो सकते हैं, इसलिए उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी हमने शुरू किया चर्चा किससे, x पोजीशन है, तो उसके हिसाब से बात होगी। तो वेलोसिटी का सेंस क्या होगा भैया, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही, 8th फ्लोर से 4th फ्लोर आना मतलब नीचे आना, और अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो वेलोसिटी लेस देन 0 होना चाहिए, बिकॉज उसका मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, इसमें कोई सोच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, ठीक है। सोच में दिक्कत हो भी सकती है, अगर आप थरोली हर एक चीज से आइसोलेट करके अपने दिमाग में नहीं बिठा लें तो दिक्कत होगी। अच्छा अब एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन क्योंकि लिफ्ट 8th फ्लोर से 4th फ्लोर पे आ रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है, अपवर्ड हमने पॉजिटिव माना है, और ग्रेविटी कहां एक्ट करती है, नीचे की तरफ, तो हम तो बहुत खुश हैं, हमें पता है ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड, सीधा बता देते हैं भैया, अपवर्ड पॉजिटिव, ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव, खत्म बात। बहुत गलत बात है, आप खुद सोचिए, आप जिस लिफ्ट में हैं, अगर वो लिफ्ट मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही है, इसका मतलब लिफ्ट की तार काट दी गई है और लिफ्ट बस जा रही है, और लिफ्ट जब जाएगी तो जो भी अंदर होगा उसको ले जाएगी, लिफ्ट नीचे जाएगी बट ले जाएगी। तो ऐसे केस में एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि लिफ्ट इज नॉट परफॉर्मिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, इसलिए जानबूझ के ये सवाल मैं ये इतना बोलने के बाद लाता हूं। तो अगर यहां पर लिफ्ट मूव कर रही है और मैं ये कह रहा हूं कि भैया मोशन अंडर ग्रेविटी लिफ्ट परफॉर्म नहीं कर रही है तो भग लो। अब तो लिफ्ट चल रही है मोटर से, भैया उस पे ऐसे उसका चेन बंधी होगी, पूरा अरेंजमेंट है, पुली अरेंजमेंट टाइप है, पूरा बंधा, ऊपर मोटर है, वो उसको मतलब वो उसको चला रहा है। तो अब अगर कोई 8th फ्लोर से 4th फ्लोर लिफ्ट आ रही है, तो क्या इच्छा है, 4th फ्लोर पर रुकना है कि नहीं रुकना है, रुकना है। तो अगर 4th फ्लोर पर रुकना है, यानी द लिफ्ट शुड बी अंडर एक्सेलरेशन ए विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ए कहां होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। अबे तभी तो रोकिएगा लिफ्ट को 4थे माले पे, नहीं तो 4था माले पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो लिफ्ट को रोकना पड़ेगा 4th फ्लोर से पहले, तो 4th फ्लोर मतलब जस्ट वहीं पहुंचकर, तो अगर 4th फ्लोर पर रुकना है मतलब रिटार्डेशन ऐड करना चाहिए और उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होकर 4th पे रुक जाना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, ग्रेविटी की तरह डाउनवर्ड नहीं। अब ए अगर अपवर्ड है और अपवर्ड पॉजिटिव, तो ए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक। अब बात आई एक्स को हमने क्या माना है भैया, पोजीशन। अब सोचिए अगर ग्राउंड आपका ओरिजिन है और एक्स एक्सिस इसी को मान ले, हम इसको मान ले, मान लीजिए इसको हम मान ले एक्स एक्सिस जो टावर है, तो आप खुद सोचिए यहां कहीं भी कोई भी एक्स की वैल्यू अगर आप लेंगे, कोई भी एक्स की वैल्यू अगर आप लेंगे, तो मुझे खुद सोच के बताइए, इफ यू आर टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स, क्या वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। अबे जमीन के नीचे होगा ना नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन जमीन के नीचे होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर एक्स जो होगा पोजीशन अगर उसको मानते हैं, तो मुझे बताइए एक्स अगर हम जो पोजीशन मानते हैं, तो मुझे उस केस में बताइए, ठीक है, सोचकर कि पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, तो पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी हमें जो अपना ऑप्शन ढूंढना है, ध्यान से देखिएगा, और मैं इस बार बॉक्स में डालूंगा उस ऑप्शन, क्योंकि 2 हैं इसलिए। तो यहां पे x ग्रेटर देन 0, फर्स्ट में नहीं हो रहा, बी में हो रहा है, सी में भी हो रहा है, डी में भी हो रहा है। फिर कह रहा है v लेस देन 0, अपने केस में v लेस देन 0, बी में हो रहा है, सी में हो रहा है, डी में नहीं हो रहा, छोड़ देंगे। फिर a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मतलब किस में हो रहा है, सी में, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी।
सी इज द ऑप्शन। बट ये सी किसके लिए है? व्हेन द पोजीशन एक्स इज द पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है भैया? डिस्प्ले। इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, मान ले एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है भैया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन है 4th फ्लोर, इनिशियल पोजीशन है 8th फ्लोर। आप खुद सोचिए, अगर आपका ओरिजिन यहां पर है तो 4th फ्लोर का पोजीशन कम होगा, 8th फ्लोर का पोजीशन ज्यादा होगा। तो अगर आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव देगा। यानी अगर x इज डिस्प्लेसमेंट, द चेंज विल बी नेगेटिव। और चेंज अगर नेगेटिव है यानी x इज लेस देन 0। तो आप देखिए, एक ऑप्शन हो गया था, अब चाहिए x लेस देन 0। x कौन सा? लेस देन 0। तो उस केस में ऑप्शन हो जाएगा ये, और ये ऑप्शन तब होगा व्हेन x इज डिस्प्लेसमेंट। बाकी नहीं बदल रहा भैया, a ग्रेटर देन 0, v लेस देन 0 श्योर है, फिक्स है, उसमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इफ x इज पोजीशन अलग आंसर, इफ x इज डिस्प्लेसमेंट अलग आंसर, वो देख लेना भैया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 12।